संसाधन मोटे तौर पर संसाधन वह सब कुछ है जिसका उपयोग मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। यह प्राकृतिक हो सकता है जैसे भूमि, जल, मृदा आदि, या मानव निर्मित हो सकता है जैसे रिक्शा, किताबें इत्यादि, या कुछ भी इस्तेमाल करते हैं। हम जो कुछ भी इस्तेमाल करते हैं उसका उपयोग कुछ न कुछ मूल्य होता है। इस प्रकार उपयोगिता या प्रयोज्यता वह है जो किसी वस्तु या पदार्थ को संसाधन बनाती है। इसका उपयोग या उपयोगिता उसे मूल्य प्रदान करती है। इस अध्याय में हम संसाधनों का वर्गीकरण, उनके संरक्षण पर नजर डालेंगे। इसके अलावा हम संसाधन नियोजन के बारे में जानेंगे जो सभी प्रकार के जीवन के स्थायी अस्तित्व के लिए आवश्यक है। संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य एवं सांस्कृतिक रूप से मान्य है। एक संसाधन है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधनों में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए घरेलू उपचार जिनका आज कोई व्यावसायिक मूल्य नहीं है, लेकिन अगर कल उन्हें किसी मेडिकल फर्म द्वारा पेटेंट करा कर बेचा जाए तो वे आर्थिक रूप में मूल्यवान हो सकते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं के रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के परस्पर क्रियात्मक संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थानों का निर्माण करते हैं। मानव संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। प्रकृति और मानव के आधार पर वर्गीकरण। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन एवं मानव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, समाप्तता के आधार पर नवीकरणीय योग्य, अनवीकरणीय, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। संसाधनों का वर्गीकरण प्रकृति एवं मानव। ऐसे आधार पर वर्गीकरण प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन एवं मानव संसाधन। संसाधनों को आमतौर पर प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधनों में वर्गीकृत किया जाता है। संसाधन प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक और मानवीय में संरचनाएं एवं संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता। प्राकृतिक में नवीकरणीय, अनवीकरणीय स्वभाव अथवा प्रवाह, ऐसे पवन, जल। जैव में प्राकृतिक, वनस्पति, वन्यजीव। अनवीकरणीय, पुनर्चक्रीय जैसे धातु, अचक्रीय जैसे जीवाश्म ईंधन। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं, बिना अधिक संशोधन के उपयोग किए जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ये संसाधन प्रकृति में निःशुल्क उपहार हैं, जैसे कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का पानी, मिट्टी, खनिज। कुछ मामलों में प्राकृतिक संसाधन का सर्वोत्तम संभव तरीके से उपयोग करने के लिए उपकरणों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के लिए शहतूत के पेड़ों पर पाले जाने वाले रेशम के कीड़ों से प्राप्त रेशम। प्राकृतिक संसाधन का वितरण असमान है क्योंकि यह भूभाग, जलवायु और ऊंचाई जैसे कई भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव। प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव केवल स्थलमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे हम जैव मंडल
जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल में सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीव बहुमूल्य संसाधन हैं। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं, हमें फल, लैक्टस, तारपीन का तेल, गोंद, औषधि, पौधे और कागज प्रदान करते हैं जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। पौधों के असंख्य उपयोग हैं, उनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। वन्य जीव के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट, जलीय जीव रूप आते हैं। इनमें हमें दूध, मांस, खाल, ऊन प्राप्त होते हैं। कीट जैसे मधुमक्खियाँ हमें शहद देती हैं। पौधों फूलों के परागण से प्राप्त करती हैं और परितंत्र के अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक माना जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों अथवा छोटे, सभी परितंत्र के संतुलन के बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। क्या आप जानते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफेनेक, एस्पिरिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे कीटनाशक, पीड़ानाशक नाशी से किया जाता था, उसके अपमार्जक उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर देने के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात इस उपग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वृक्ष हैं, वट वृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों जीवधारियों के साथ रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। मानव और पूरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र एक हिस्सा है और इसमें अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर है। वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी उपजातियों की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। कुछ अनुमानों से पता चलता है कि भारत की दर्ज जंगली वनस्पति कम से कम 10% और स्तनधारी जीवों का 20% संकट की सूची में है। इसमें से कई को अब संकटग्रस्त श्रेणी में रखा जाएगा, यानी कि विलुप्त होने के कगार पर। चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी बटेर, जंगली चीत्तीदार उल्लू अथवा मधुका इंसिग्निस महुआ की एक जंगली किस्म एवं हावर्डिया हेक्टोन्यूरॉन घास की एक प्रजाति जैसे पौधे। क्या आप जानते हैं भारत में अब तक 81,000 से अधिक जीव जंतु और 47,000 से अधिक वनस्पतियों की प्रजाति पाई जाती है। अनुमानित 47,000 पौधे की प्रजातियों में से लगभग 15,000 फूल वाली प्रजाति भारत में स्थानिक स्वदेशी है। भारत में बड़े जानवरों, स्तनधारियों की 79 प्रजातियां, पक्षियों की 44, सरीसृपों की 15, उभयचरों की 3 प्रजातियां संकटापन्न है। लगभग 1500 पौधों की प्रजातियां लुप्त प्राय मानी जाती हैं। पुष्पी पौधों और कशेरुकी जानवरों हाल ही में अनुमानित औसत प्राकृतिक दर से 50 से 100 गुना अधिक दर से विलुप्त हुए हैं। औपनिवेशिक वन नीतियाँ। भारत के कई भागों में कुछ पसंदीदा प्रजातियों का संवर्धन विडंबनापूर्ण रूप से कहे जाने वाले संवर्धन वृक्षारोपण के माध्यम से किया जाता है, जिसमें एक व्यावसायिक रूप से मूल्यवान प्रजाति बड़े पैमाने पर रोपा गया और अन्य प्रजातियों को समाप्त कर दिया गया। उदाहरण के लिए सागौन की एकल खेती
ने दक्षिण भारत में प्राकृतिक वनों को नुकसान पहुंचाया है और हिमालय में चीड़, पाइनस और रॉक्सबर्गी के बागानों ने हिमालयी ओक, क्वेर्सियस प्रजाति और रोडोडेंड्रॉन वनों का स्थान ले लिया है। नकारात्मक कारक जो वनस्पतियों और जीवों की क्षति के कारण बनते हैं। हमने प्रकृति को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में वनों तथा वन्य जीवों के से प्राप्त संसाधनों को परिवर्तित करके अपने वनों एवं वन्य जीवन को नष्ट कर दिया है। औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे, कृषि, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, वानिकी, खनन गतिविधियों के विस्तार के कारण भारतीय वनों को नुकसान पहुंचा था। स्वतंत्रता के बाद भी कृषि विस्तार वन संसाधनों की कमी का एक प्रमुख कारण बना हुआ। भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1951 से 1980 के बीच पूरे भारत में 26,200 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र कृषि भूमि परिवर्तित हो गया है। जनजातीय क्षेत्रों के बड़े हिस्से, विशेष रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत में चून की खेती, जो कि एक प्रकार की कांटों और जलाऊ कृषि है, के कारण वनों की कटाई हो गई है या उसका क्षरण हो गया है। बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाओं में भी वनों को नुकसान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्ष 1951 से अब तक नदी घाटी परियोजनाओं के लिए 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक जंगल साफ किए जा चुके हैं। एक और महत्वपूर्ण कारक है बक्सर टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर परियोजना जैसी परियोजनाओं के साथ यह अभी भी जारी है। वनों की कटाई के पीछे खनन एक महत्वपूर्ण कारक है। बक्सर टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में चल रहे डोलोमाइट खनन से गंभीर खतरा है। इसने कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंचाया है और कई अन्य प्रजातियों के प्रवास मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है, जिसमें से भारतीय हाथी भी शामिल है। वन संसाधनों की कमी और भारत की जैव विविधता में गिरावट के पीछे अन्य कारक और चराई, ईंधन, लकड़ी संग्रहण, आवास विनाश, शिकार और अवैध शिकार, अति दोहन, पर्यावरण प्रदूषण, विषाक्तता एवं जंगल की आग, हिमालयन यू, टैक्सस वैलाशियाना, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले एक औषधीय पौधा। इस वृक्ष की छाल, कांटों, टहनियों और जड़ों से टैक्सोल नामक एक रासायनिक यौगिक निकाला जाता है। इसका उपयोग कुछ कैंसर के इलाज में सफलतापूर्वक किया जाता है। यह दवा अब दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कैंसर रोधी दवा है। अधिक दोहन के कारण यह प्रजाति बहुत खतरे में है। असमान पहुंच, संसाधनों का असमान उपभोग तथा पर्यावरण कल्याण के लिए जिम्मेदारी का विभेदकारी बंटवारा अन्य कारक है। तीसरी दुनिया के देशों में अधिक जनसंख्या पर्यावरण क्षरण का एक और कारण है। हालांकि एक औसत अमेरिकी, एक औसत सोमालियाई की तुलना में 40 गुना अधिक संसाधनों का उपयोग करता है। इसी तरह भारतीय समाज में सबसे अमीर 5% लोग संभवतः सबसे गरीब 25% लोगों की तुलना में अधिक पारिस्थितिक क्षरण का कारण बनते हैं, लेकिन पर्यावरण के कल्याण के लिए सबसे अमीर लोगों की जिम्मेदारी न्यूनतम है। वनों और वन्य जीवों का विनाश केवल जैविक समस्या नहीं बल्कि सांस्कृतिक विविधता का नुकसान भी है। इस तरह के नुकसान में कई स्वदेशी और अन्य वन आश्रित समुदायों को हाशिए पर धकेल दिया है, उन्हें गरीब बना दिया है, जो भोजन, पेय, चिकित्सा, संस्कृति, आध्यात्मिकता आदि के लिए सीधे वन और एवं वनस्पति के विभिन्न घटकों पर निर्भर है। गरीबों में महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित होती हैं, क्योंकि ईंधन, चारा, पानी, अन्य बुनियादी निर्वाह आवश्यकताओं को पूरा करने की मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं पर होती है। इससे महिलाओं का परिश्रम बढ़ता है और महिलाओं के लिए गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। घर और बच्चों के प्रति उपेक्षा की स्थिति उत्पन्न होती, गंभीर सूखा या वनों की कटाई से उत्पन्न बाढ़ आदि जैसे क्षरण के अप्रत्यक्ष प्रभाव भी गरीबों को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और
वन्यजीव संसाधन के प्रकार एवं वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप में तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा गया है। वन घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती जाती है, वैसे वृक्ष का आकार और उसकी सघनता कम होती जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगते हैं, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। क्या आप जानते हैं भारत में आधे से ज़्यादा प्राकृतिक जंगल खत्म हो चुके हैं। इसकी 1/3 आर्द्रभूमि सूख चुकी है। इसके सतही जल निकाय का 70% प्रदूषित हो चुका है। इसके मैंग्रोव का 40% हिस्सा खत्म हो चुका है। जंगली जानवरों और व्यावसायिक रूप में मूल्यवान पौधों के शिकार और व्यापार के जारी रहने के से हजारों पौधे और पशु प्रजातियां विलुप्त होने की ओर बढ़ रही हैं। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। वृक्षारोपण से वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन वनों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं। शीत ध्रुवीय प्रदेशों में की टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित है। हमारे विशाल वन और वन्यजीव संसाधनों के संरक्षण का विनियमन करना कठिन है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप में सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। आरक्षित वन। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों की सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। आरक्षित वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्रों का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट करने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। अवर्गीकृत वन अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों एवं समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनके रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों में आरक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर में सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन है तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में प्राकृतिक वनस्पति और अन्य वन्य जीवन का संरक्षण, वन्य जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है और आकार और कार्य में विभिन्न परंतु अंतर निर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गुथी हुई है। क्या आप जानते हैं साइट्स वन्य जीव और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि जंगली जीवों पादपों के नमूने के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व को खतरा न हो। जीवों की लगभग 6610 प्रजातियों, पादपों की 34,310 प्रजातियां संरक्षित हैं। उदाहरण के लिए भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, कोरल, ऑलिड और एलो। संरक्षण में पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन संसाधन जल, वायु, मृदा बने रहते हैं। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जमीन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधता को भी संरक्षित करती है। उदाहरण के तौर पर हम कृषि के सभी भी
हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं। जलीय पौधे अधिकतम मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। हमारी संपदा वन हमारी संपदा पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं, साथ ही परितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण वनों एवं जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हैं, कुछ लुप्त होने के कगार पर है। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव एवं प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक आम अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना और जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई। पशु खाल, नाखून, चमड़ा, नाखून, दांत, पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया जाता है। इसमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बग, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। विचारणीय बिंदु है कि पारिस्थितिकी निकेट एक विशिष्ट स्थान है जो पारिस्थितिकी तंत्र की अन्वयाश्रित संरचना में एक प्रजाति द्वारा ग्रहण किया जाता है। उन तरीकों के बारे में सोचें जिनमें प्राकृतिक संसाधनों की निरंतर दोहन से प्राकृतिक प्रजातियों का विलोपन पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर ऊर्जा और सामग्री के प्रवाह में एक पारिस्थितिकी शून्यता पैदा करता है, जो अपने आप में एक बटरफ्लाई इफेक्ट उत्पन्न करता है, जिसके परिणामस्वरूप एक फीडबैक लूप में व्यवधान उत्पन्न होता है जो अंततः प्राकृतिक संसाधन को उत्पन्न करता है। बहुत से देश पशुओं को मारने एवं उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य जैवमंडल नीचे हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीवों को संरक्षित करने के लिए बनाए जाते हैं। सक्रिय घाटियां, झीलों और आर्द्र भूमियों का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने के बचाने के लिए आवश्यक है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक प्रजातियों की सूची तैयार की है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों एवं प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। 1960 और 1970 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षण ने राष्ट्रीय वन्यजीव सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की है। वन्यजीव रक्षण अधिनियम 1972 लागू किया गया, जिसमें वन्यजीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। केंद्र सरकार ने कई परियोजनाओं की घोषणा की, जिसका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्रजातियों को रक्षण प्रदान करना था। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण अथवा हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ,
स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवड़ी जल मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई शेर, अन्य प्राणी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय डोला वन और हिम तेंदुआ आदि के शिकार एवं व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया है। आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधताओं पर केंद्रित होती हैं, न कि इसके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है। संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिल रहा है। वन्यजीव आयोग 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। वर्ष 1991 में पौधों की भी छह जातियां पहली बार इस सूची में रखी गईं। बाघ परियोजना, वन्यजीव संरक्षण में बाघ टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। वर्ष 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर मात्र 1827 रह गई। बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण है। बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। चूंकि भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 बाघों को आवास प्रदान करवाते हैं, अंततः ये देश ही शिकार, चोरी, गैर कानूनी व्यापार करने वालों के लिए मुख्य निशाने पर है। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत वर्ष 1973 में हुई थी। बाघ संरक्षण एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास करती है। अभी तो इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार की जैव जाति को भी बचाना है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव पशुहार सेंचुरी, असम में मानस बाघ अभयारण्य रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण हैं। समुदाय और संरक्षण, वन संरक्षण की नीतियां हमारे देश में कोई नई बात नहीं। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय स्थानीय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण से जुटे हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। जिसका सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांवों के लोग वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहां के खनन कार्य बंद करवाने के लिए पर संघर्षरत हैं। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्यजीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाकौ सेंचुरी घोषित कर दी, जिससे अपने ही नियम कानून हैं जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्यजीव को बचाते हैं। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों
कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवदायन से लेकर ने देखा कि रासायनिक उर्वरक के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार कृषि उत्पादन संभव है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम हरित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप में इन कार्यक्रमों की शुरुआत वर्ष 1988 में हुई, जब ओडिशा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन हरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है। इससे गांवों के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं, जिसमें ग्रामीण एवं वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। इसके बदले में समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों की हकदारी होते हैं तथा सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदार होते हैं। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की प्रक्रियाओं की क्रियाशीलता में से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, परंतु स्थानीय समुदायों को फसलें लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में अभी देर है। अंततः वे ही विकास प्रक्रियाएं मान्य होंगी जो जनमानस पर केंद्रित हों, पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो। पवित्र पेड़ों की झुरमुट विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति, प्रकृति की पूजा सदियों पुराना वन्यजीव विश्वास है, जिसका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल एवं कौमार रूप में बचा कर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट देवी देवताओं के वन कहते हैं। वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में स्थानीय लोगों की घुसरे अथवा राही कहीं और छेड़छाड़ को करने देते। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल में उनके संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटे नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली तथा आम के पेड़ की पूजा करते हैं। इसमें से बहुत से व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष की पवित्र मानते हैं। भारतीय समाज में अनेक संस्कृतियां और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति उसकी कृतियों को संरक्षित करने के अपने पारंपरिक तरीके हैं। आमतौर पर झरने, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और झरनों को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। आप अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं और मंदिर में के भक्तों में गिनते हैं। राजस्थान में विश्नोई गांवों के आसपास आप काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय, मोरों के झुंड देख सकते हैं, जो वहां के समुदायों का अभिन्न हिस्सा है तथा कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचाता। मानव निर्मित संसाधन कभी-कभी प्राकृतिक पर्यावरण तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लौ एस्क उस समय तक संसाधन नहीं थे जब लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीनों, वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित
संसाधनों के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। मानव संसाधन लोगों की संख्या लोगों की संख्या, मात्रा और क्षमताओं, मानसिक शारीरिक को संदर्भित करता है। लोग और अधिक संसाधन बनने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अंततः लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य लोगों की बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। क्या आप जानते हैं मानव संसाधन ने से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता मानसिक तथा शारीरिक से है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है। इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। उत्पत्ति के आधार पर जैविक और अजैविक संसाधन ये जीवमंडल से प्राप्त होते हैं और इसमें मानव, वनस्पति, जीव, मत्स्य, पशुधन आदि शामिल होते हैं। जैविक अजैविक संसाधन वे सभी चीज़ें जो निर्जीव चीज़ों से बनी होती हैं, इन्हें अजैविक संसाधन कहा जाता है। जैसे चट्टानें, खनिज और धातुएं। खनिज व दंतमंजन से एक उज्ज्वल मुस्कान। दंतमंजन आपके दांत साफ करते हैं। कुछ अपघर्षक खनिज जैसे सिलिका, चूना पत्थर, लाइमस्टोन, एल्युमिनियम ऑक्साइड व विभिन्न फास्फोरेट खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं। फ्लोराइड जो दांतों को गलने से रोकता है, फ्लोराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। अधिकतर दंतमंजन टिटेनियम ऑक्साइड से सफ़ेद बनाए जाते हैं, जो कि रूटाइल, इल्मेनाइट और एनाजेट नामक खनिजों से प्राप्त होते हैं। कुछ दंतमंजन जो नमक प्रदान करते हैं, उनका कारण अभ्रक है। टूथब्रश व पेस्ट की ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी होती है। खनिज क्या है? भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप में विद्यमान सामरिक तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिनमें कठोर हीरा व नरम चूना तक सम्मिलित है। चट्टानें खनिजों के समरूप तत्वों के यौगिक हैं। कुछ चट्टानों जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी है, लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों का उपयोग है। यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिजों की बहुतायत है। एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है। उन तत्वों का निर्माण उस समय की भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। सभी सजीव वस्तुओं को खनिजों की आवश्यकता होती है। खनिजों के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती है। यद्यपि हमारे कुछ पौष्टिक उपभोग केवल 0.3% भाग ही खनिज हैं। यद्यपि इतने महत्वपूर्ण और गुणकारी हैं कि इन्हें बिना हम 99.7% भोज्य पदार्थों का उपयोग करने में असमर्थ होंगे।
खनिज कहाँ पाए जाते हैं? सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज के अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण या संचयन हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। खनिजों की खनन की सुविधा इनके निर्माण व संरचना पर निर्भर है। खनिज खनन सुविधा इसके मूल्य को निर्धारित करती है। अंततः हमारे लिए मुख्य शैल समुदायों को समझना अत्यंत आवश्यक है जिनमें ये खनिज पाए जाते हैं। खनिज प्रायः निम्न शैल समूह से प्राप्त होते हैं। आग्नेय तथा कायांतरिक चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व विदरों में मिलते हैं। छोटे जमाव सिराओं के रूप में और बृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। इसका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब वे तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर अकेले जाते हैं। ऊपर जाते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे कि तांबा, जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा आदि इसी तरह सिराओं व जमाओं के रूप में पाए जाते हैं। अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज संस्थाओं या परतों में पाए जाते हैं। इसका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचयन व जमाव का परिणाम है। कोयला और तथा कुछ अन्य प्रकार के लौह अयस्क का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा व दबाव का परिणाम है। अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिजों में जिप्सम, पोटास, नमक व सोडियम सम्मिलित है। इसका निर्माण विशेष शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। खनिजों के निर्माण में एक अन्य विधि धरातली चट्टान के अपघटन का अपघटन चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अपशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होता है। पहाड़ियों के आकार व घाटी तल के रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। ये निक्षेप प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। इसमें प्रायः ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते हैं। इन खनिजों में सोना, चांदी, टिन व प्लेटिनम प्रमुख हैं। महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश के व्यापक रूप में विस्तृत होने के कारण इसकी आर्थिक समर्थता कम है। फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन ज्यादातर समुद्री जल से ही प्रगहित डिराइव्ड होते हैं। महासागरीय तली भी मैग्नीज ग्रंथिकाओं नोड्यूल्स से धनी है। रेड होल खनन भारत में अधिकांश खनन राष्ट्रीयकृत है। इसका निष्कर्षण सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है, किंतु उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत व समुदायों को प्राप्त है। मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर व डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। जोवाई व चेरापूंजी में कोयले व खनन परिवार के सदस्य एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रेड होल खनन कहते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इन क्रियाओं को अवैध घोषित किया है और सलाह दी है कि इसे तुरंत रोक दिया जाना चाहिए। खनिज संसाधनों के प्रकार तत्वों के एक निश्चित संयोजन से बनने वाला एक विशेष खनिज उन भौतिक और रासायनिक स्थितियों पर निर्भर करता है जिसके तहत वह पदार्थ बनता है, जिसके परिणामस्वरूप किसी विशेष खनिज में रंगों, कठोरता, क्रिस्टल रूपों, चमक और घनत्व की एक विशेष श्रृंखला होती है। सामान्य और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए खनिजों के निम्नलिखित वर्गीकृत किया जाता है। खनिज में धातु के लौह खनिज जिनमें लोहे के अंश होते हैं, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट। अलौह जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट। बहुमूल्य खनिज सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। अधात्विक खनिज में अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर,
चूना, संगमरमर, बलुआ पत्थर। ऊर्जा खनिज में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। धातु खनिज धातु के स्रोत होते हैं। लौह अयस्क, तांबा, सोना धातु उत्पन्न करते हैं, इस श्रेणी में शामिल है। इन्हें आगे लौह और अलोह धातुओं में विभाजित किया जाता है। अधात्विक खनिज या तो कार्बनिक होते हैं, कार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं, जो कि जैसे कि जीवाश्म ईंधन इन्हें जीवाश्म ईंधन के रूप में जानते हैं। या वे पृथ्वी में दबे प्राणी या पादप जीवों के स्रोत होते हैं। दबे जीवों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम आदि। अन्य प्रकार के अधात्विक खनिज अकार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं, जैसे अभ्रक, चूना पत्थर तथा ग्रेनाइट आदि। खनिजों का वैश्विक वर्गीकरण। एशिया। भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। चीन, मंगोलिया, इंडोनेशिया टिन के प्रमुख उत्पादक हैं। चीन लौह अयस्क, सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। इस महाद्वीप में मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जस्ता, तांबा के भंडार हैं। यह विश्व में आधे से अधिक टन। चीन लौह अयस्क, सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन के उत्पादन में अग्रणी है। इस महाद्वीप में मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जस्ता, तांबे के भंडार तथा यह विश्व में आधे से अधिक टिन का उत्पादन कर सकता है। यूरोप, रूस, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस में लौह अयस्क के बड़े भंडार हैं। पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में भी तांबा, सीसा, जस्ता, मैंगनीज, निकल के भंडार पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में खनिज भंडार 3 क्षेत्रों में है। ग्रेट लेक्स के उत्तर में स्थित कनाडाई क्षेत्र में लौह अयस्क, निकल, सोना, यूरेनियम, तांबे के भंडार है। एप्लेशियन क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाओं में तांबे, सीसा, जस्ता, चांदी, सोना के विशाल भंडार हैं। दक्षिण अमेरिका। ब्राज़ील दुनिया की उच्च भूमि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। ब्राज़ील और बोलीविया दुनिया के सबसे बड़े टिन उत्पादकों में से एक है, जबकि चिली तथा पेरू कहाँ है? छत में है।